नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अंशों का मूल्यांकन। हमारा ये टॉपिक बीकॉम पार्ट थर्ड फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। उनका एक पेपर ABST पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से संबंधित ये हमारा आज का लेसन है। जब भी हम हमारी जो बचत होती है तो उसको इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे दिमाग में दो बात आती है कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहना चाहिए। हम सुरक्षा को महत्व देते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित रहना चाहिए। जितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना रिटर्न हमें वापस मिलना चाहिए। सुरक्षा का भाव हमारे दिमाग में आता है। और सेकंड जो हमारे दिमाग में आता है कि हम अधिकतम हमें लाभांश मिलना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो सोचता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो ताकि हम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। और अब उसी प्रकार की कंपनी हम देखते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि अंशों का वैल्यूएशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, वैल्यूएशन करने की परिस्थिति कौन कौन सी हो सकती है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करें अपना लेसन। देखिए, ये हमारा लेक्चर है 47 नंबर, अंशों का मूल्यांकन। अंश कंपनी की पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है। अंश है वो कंपनी की पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी की पूंजी, कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है जिसे हम चिट्ठा बोलते हैं, उसके लायबिलिटी साइड जिसे दायित्व बोलते हैं, में सबसे पहले लायबिलिटी साइड में हम चेक करेंगे तो आपको दिया होगा शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें कंपनी की अथॉराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब इस सब के बारे में दिया होगा। तो अंश पूंजी है, पूंजी जो है वो कंपनी का प्रतिनिधित्व करती है। अतः कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे निश्चित अंकित मूल्य के भागों में विभाजित होती है उसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। अब आपकी अंश की परिभाषा आपको आनी चाहिए। अंश की परिभाषा क्या हुई कि कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे निश्चित अंकित मूल्य के भागों में विभाजित होती है उसे हम अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और अंश कंपनी का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आपको ये भी बताना चाहिए कि कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः अंश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के अंश सामान्यतः होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो है अधिमांश या पूर्वाधिकार अंश, और सेकंड जो हमारा होता है सामान्य या इक्विटी अंश। पूर्वाधिकार अंशधारियों को भी इक्विटी अंशधारियों से पहले पूर्व निर्धारित दर से लाभांश पाने का अधिकार होता है। पूर्वाधिकारी जो हमारे अंशधारी होते हैं उन अंशधारियों को सामान्य या इक्विटी अंशधारियों से पहले एक निश्चित जो रेट होती है, जब बैलेंस शीट हम जब देखेंगे तो दिया होगा 7%, 8%, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 100 या 10 रुपीज़। तो ये जो रेट है फिक्स रहती है हमारे, 6 होगी, 7 होगी, तो वो रेट फिक्स आएगी। उसी रेट से उनको लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है। इस प्रकार इक्विटी अंशधारियों को लाभांश तभी प्राप्त होगा जब पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश चुका दिया जाए। इक्विटी अंशधारियों को लाभांश कब मिलेगा? जब हम पूर्वाधिकार अंशधारियों का लाभांश चुका देंगे। तथा समापन की दशा में पूंजी तभी वापस मिलेगी जबकि
पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी वापस करने के पश्चात यदि कुछ शेष बचेगा, यदि कुछ शेष नहीं बचेगा तो हम इक्विटी अंशधारियों को कोई भुगतान नहीं करेंगे। अगर शेष बचेगा तो भुगतान करेंगे। पहला भुगतान किसका करेंगे? पूर्वाधिकारी अंशधारियों का भुगतान सर्वप्रथम किया जाएगा। कंपनी के वास्तविक स्वामी इक्विटी अंशधारी ही होते हैं। कंपनी के रियल जो मालिक होते हैं वो ओनर इक्विटी अंशधारी होते हैं। यदि कंपनी अधिक लाभ अर्जित करती है तो इन्हें अधिक दर से लाभांश प्राप्त होगा। यदि कंपनी ज़्यादा लाभ प्राप्त करती है तो इक्विटी अंशधारियों को ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर जो पूर्वाधिकारी अंशधारी है उनकी रेट होती है फिक्स, और इक्विटी अंशधारियों की जो रेट है वो परिवर्तित होती रहती है। यदि किसी वर्ष कंपनी को लाभांश नहीं होता है तो उनको कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। अतः पूर्वाधिकारी अंशधारी हैं उनकी जो लाभांश की दर है वो सामान्यतः क्या रहती है? स्थिर रहती है। अतः इक्विटी अंशधारियों का ही मूल्यांकन करते हैं। अंशों के मूल्यांकन से हमारा क्या तात्पर्य है कि ऐसे मूल्य ज्ञात करने से है जिस मूल्य पर उन्हें क्रय या विक्रय किया जा सके। अब आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंशों के मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? अंशों के मूल्यांकन से तात्पर्य ऐसे मूल्य ज्ञात करने से है जिस पर उन्हें क्रय या विक्रय किया जा सके, उसे हम अंशों का मूल्यांकन कहते हैं। और अंश किसे कहते हैं? कि कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे निश्चित अंकित मूल्य के भागों में विभाजित होती है उसे हम अंश कहते हैं। और अंश कितने प्रकार के होते हैं? अंश आपके दो प्रकार के होते हैं, अधिमान या पूर्वाधिकार अंश, सामान्य या इक्विटी अंश। आगे चलें। ये देखिए, मूल्यांकन की दृष्टिकोण से बात करें तो अंश कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। स्टॉक एक्सचेंज में सूचित जिसे हम लिस्टेड बोलते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज में असूचित जिसे अनलिस्टेड हम बोलते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर लिस्टेड होते हैं उनका जो मूल्यांकन है वो स्टॉक एक्सचेंज की मांग और पूर्ति की जो शक्तियां हैं उनके द्वारा निर्धारित होता है। जिस अंश की मांग ज़्यादा होती है और पूर्ति उसकी कम होती है उसका मूल्य ज़्यादा होता है, और जिस अंश की मांग कम होती है और पूर्ति उसकी ज़्यादा होती है उस अंश का मूल्य कम होता है। और प्रतिदिन प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होता रहता है। जिस कंपनी के शेयर लिस्टेड होते हैं उस कंपनी के जो मुख्य समाचार होते हैं उनमें उनके प्रकाशित होते रहते हैं। सामान्यतः सार्वजनिक कंपनियों के अंश देश के किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचित होते हैं, मतलब उनको लिस्टेड किया जाता है। निजी कंपनी के लिए अंश सूचित नहीं होते हैं। अब हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि हम अंशों का मूल्यांकन करें क्यों? मूल्यांकन करने की हमारी परिस्थितियाँ कौन कौन हो सकती हैं जब हम अंशों का मूल्यांकन करने की हमें आवश्यकता होती है, तो उनके बारे में बातचीत करें। तो कई कंडीशन हो सकती है। जैसे देखिए कि जब कंपनी के एक श्रेणी के अंशों का परिवर्तन दूसरी श्रेणी के अंशों में किया जा रहा हो, चेंज उनको किया जा रहा हो एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में, तब हम अंशों का मूल्यांकन करते हैं। सेकंड जो हमारी परिस्थिति है कि जब अंशधारी अपने अंशों की जमानत पर ऋण लेना चाहता है। हम कोई भी ऋण लेना चाहते हैं तो जो ऋण देगा वो ये श्योर होगा कि उसके पास जमानत के रूप में जो भी कुछ रखा जा रहा है उसका मूल्य उस हमारे दिए गए ऋण से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम होगा तो उसे वापस मिलने की संभावना कम होगी। तो वो अंशों का मूल्यांकन करके और मूल्य हम ज्ञात कर सकते हैं और उसी के आधार पर उनको जमानत पर ऋण मिल सकता है। और थर्ड जो हमारी है वो अंशों के खरीदने और बेचने पर, जब हम अंशों को खरीदते हैं और या बेचते हैं तो अंशों का मूल्यांकन हम करते हैं। एक भी स्थिति होती है कि जब कंपनियों का एकीकरण हो रहा हो और दो या दो से अधिक कंपनी का हम क्या कर रहे हैं? एकीकरण कर रहे हैं और उनके स्थान पर एक नई कंपनी की स्थापना हो रही है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक कंपनी को देय प्रतिफल का निर्धारण करने के लिए उनके अंशों का मूल्य ज्ञात करने की आवश्यकता होती है, ताकि नई कंपनी द्वारा उसी के अनुरूप नए अंशों का निर्गमन किया
जा सके। एक भी स्थिति और हो सकती है कि जब किसी विद्यमान कंपनी द्वारा दूसरी छोटी कंपनी का क्या कर लिया जाता है, अधिग्रहण कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्रय प्रतिफल का भुगतान अंशों के आंतरिक मूल्य के आधार पर या बाजार मूल्य के आधार पर किया जाता है, इसलिए हम अंशों का मूल्यांकन करते हैं। इसके अलावा जब कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण हो रहा हो, जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसमें आपको बताया था कि कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण में कंपनी की जो पूंजी होती है उसका रिस्ट्रक्चर हम वापस बनाते हैं। तब हमें उस अंशधारी मान लो इस योजना से सहमत नहीं हो तो न्यायालय द्वारा आदेश देता है उनके अंशों का मूल्यांकन करके उनके अंश सहमत अंशधारियों द्वारा क्रय किए जाएंगे। उनके अंशों का मूल्यांकन किया जाएगा और उनकी सहमति के आधार पर ही अंशों का क्रय उनके सहमत जो अंशधारी है उनको किया जाएगा। जब कंपनी का समापन करके एक नई कंपनी की स्थापना की जा रही हो तो ऐसी स्थिति में पुरानी कंपनी के अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। एक कंपनी है वो बंद हो रही है और उसके स्थान पर दूसरी कंपनी चालू हो रही है तो पुरानी कंपनी के अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता में पड़ती है। एक और हो सकता है कि जब एक निजी कंपनी के अंशों का धारक अपने अंशों का वास्तविक मूल्य जानना चाहता है, किसी ने किसी निजी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वह अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जानना चाहता है तो वह अपने अंशों का मूल्यांकन कर सकता है। यदि एक सार्वजनिक कंपनी के अंशों का स्टॉक एक्सचेंज में सूचीन न हो तो उनके अंशधारी भी अपने अंशों का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा जब सरकार किसी कंपनी कारणवश से व्यवसाय को राष्ट्रीयकरण के अंतर्गत अधिगत कर रही हो तो अंशधारियों को उनके अंशों के क्षतिपूर्ति के लिए उसका मूल्यांकन करवा सकती है। कंपनी है उसके अंशों का मूल्यांकन करके और जो उनको नुकसान हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति वो कंपनी को सरकार कर सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि कंपनी के अंशों का मूल्यांकन किया जाए ताकि हम अंशधारियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान कर सकें। और लास्ट हमारी जो परिस्थिति हो सकती है कि कोई व्यक्ति अंशों को किसी दूसरे व्यक्ति को उपहार स्वरूप दे रहा हो तो उपहार कर का निर्धारण करने के लिए अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। ये 10 परिस्थिति है जिनमें हम अंशों का मूल्यांकन करते हैं या करने की हमें आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार अंशों का मूल्यांकन हम करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। थैंक यू।